हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए आइए आज हम बात करते हैं एनसीईआरटी क्लास 9th साइंस की बुक एक नज़र। सबसे पहले हम इसकी इंडेक्स को ओपन कर लेते हैं। तो उसमें हमारा फर्स्ट लेसन है हमारे आसपास के पदार्थ। सेकंड, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। थर्ड, परमाणु एवं अणु। फोर्थ, परमाणु की संरचना। फिफ्थ, जीवन की मौलिक इकाई। सिक्स लेसन है ऊतक। 7, जीवों में विविधता। 8 है गति। 9, बल तथा गति के नियम। 10 लेसन है गुरुत्वाकर्षण। 11, कार्य तथा ऊर्जा। 12, ध्वनि। 13, हम बीमार क्यों होते हैं। 14, प्राकृतिक संपदा। एंड लास्ट 15, खाद्य संसाधनों में सुधार। तो आइए हम सबसे पहले बात कर लेते हैं फर्स्ट लेसन हमारे आसपास के पदार्थ के विषय में। तो प्राचीन काल से ही बहुत से दार्शनिक ने हमारे जो आसपास के पदार्थ हैं उनको समझने के लिए काफ़ी प्रयास किए गए हैं। उन्होंने इस प्रकार से हमें समझाया है कि पदार्थ 5 तत्वों से मिलकर बने हैं: वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। उनके अनुसार इन 5 तत्वों से मिलकर पदार्थ बनता है, जिन्हें पंचतत्व भी कहा जाता है। पदार्थ का भौतिक स्वरूप क्या है, इसके विषय में जान लेते हैं। पदार्थ का भौतिक स्वरूप। बहुत समय तक पदार्थ की प्रकृति के बारे में कई विचारधाराएं प्रचलित थी। एक विचारधारा का यह मानना था कि पदार्थ लकड़ी के टुकड़े की तरह होते हैं, जैसे लकड़ी का टुकड़ा होता है उसकी तरह से पदार्थ होते हैं। परंतु दूसरी विचारधारा का मानना था कि पदार्थ रेत के बारीक कणों की तरह से होता है, उनसे मिलकर पदार्थ बना है। देखिए, जैसे जब हम किसी पानी में, एक गिलास पानी में नमक, 1 चम्मच नमक को घोलते हैं तो जल के कणों के बीच में यह समायोजित हो जाता है। तो पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे कि हम इमेजिन नहीं कर सकते हैं, कल्पना नहीं कर सकते हैं। अब पदार्थों के अभिलाक्षणिक गुण क्या हैं। जैसे पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं: ठोस, द्रव और गैस। जैसे आप ये देख रहे होंगे, फर्स्ट में जो ठोस होते हैं उसमें जो अणु हैं वो बहुत ही पास पास एक दूसरे से परस्पर जुड़े हुए हैं। द्रव के जो अणु आप देख रहे होंगे यहाँ बीच वाली इमेज में, कि द्रव के जो अणु हैं वो थोड़ा दूर दूर हैं। और थर्ड जो इमेज है गैस, इसमें जो अणु हैं वो काफ़ी दूर उसमें है। तो फर्स्ट इमेज में जो अणुओं के बीच के स्थान होता है उसे अंतराणु स्थान कहा जाता है। यह अंतराणु स्थान ठोस में कम है और उसके मुकाबले द्रव में थोड़ा अधिक है और गैस में बहुत ज़्यादा है। तो इसी के कारण पदार्थ एक दूसरे में, जैसे मैंने उदाहरण लिया था, पानी में हमने 1 चम्मच नमक डाला तो वो नमक उसमें घुल जाता है, यानी कि लिक्विड जो वाटर है वो लिक्विड है, द्रव अवस्था में है, तो उसके अणुओं के बीच अंतराणु स्थान है और नमक के जो कण हैं वो उसमें समायोजित हो गए हैं। चलिए हम बात करते हैं। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, अर्थात उनमें गतिज ऊर्जा होती है। जब गतिशील होंगे तो उसमें गतिज ऊर्जा भी होगी, क्योंकि किसी गति के कारण जो उसमें ऊर्जा होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं, और किसी वस्तु की या किसी कणों की स्थिति के कारण जो उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो तापमान जब बढ़ता है तो कणों की जो गति है वो तेज हो जाती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। 2 विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना ही विसरण कहलाता है। हमें ये पता चलता है कि गर्म करने पर विसरण
तेज हो जाता है। तो पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कण के बीच एक बल कार्य करता है। यह बल कणों को एक साथ जोड़े रखता है। इस आकर्षण बल का सामर्थ्य प्रत्येक पदार्थ में अलग अलग होता है। पदार्थ की अवस्थाएं के विषय में बात कर लेते हैं। पदार्थ अपने 3 रूप में होते हैं, ठोस, द्रव, गैस, जैसे कि हमने पहले बताया है। ये अवस्थाएं उनके कणों की विभिन्न विशेषताओं के कारण होती हैं। तो सॉलिड, लिक्विड और गैस, जैसे कि आप इमेज में यहाँ देख रहे होंगे। ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट, सभी का एक निश्चित आकार, स्पष्ट सीमाएं तथा स्थिर आयतन होता है। बाह्य बल लगाने पर ठोस अपने आकार को बनाए रखते हैं। बल लगाने पर ठोस टूट सकते हैं, लेकिन इनका आकार नहीं बदलता, इसलिए ये दृढ़ होते हैं और इनमें अंतराणु का स्थान नहीं होता। अब सेकंड, लिक्विड स्टेट, द्रव अवस्था, आकार नहीं लेकिन आयतन निश्चित होता है। इसमें इनका आकार कोई निश्चित नहीं होता। जैसे आपने पानी, द्रव अवस्था में पानी लिया, पानी का कोई आकार नहीं होता। जैसे उसमें डाल देंगे, जिस बर्तन में उसको डाल देंगे उसका वो आकार ग्रहण कर लेती है, लेकिन इनका आयतन निश्चित होता है। जिस बर्तन में इन्हें रखा जाए तो उसी बर्तन का आकार ले लेते हैं। द्रव में बहाव होता है। द्रव का क्या गुण होता है? बहने का। द्रव का गुण होता है बहने का, इसलिए दृढ़ नहीं होते और तरल होते हैं, लिक्विड फॉर्म में होते हैं। एंड थर्ड बात कर लेते हैं गैसीय अवस्था की। गैसीय अवस्था में कणों की गति अनियमित होती है। क्यों? जैसे हमने बताया था कि इनके जो अंतराणु का स्थान होता है बहुत अधिक होता है। अनियमित होती है गति और अत्यधिक तीव्र होती है। इस अनियमित गति के कारण ये कण आपस में एवं बर्तन की दीवारों से टकराते हैं। बर्तन की दीवार पर गैस कणों द्वारा प्रति इकाई क्षेत्र पर लगे बल के कारण गैस का दबाव बनता है। ठोसों पर द्रवों की तुलना में गैसों की संपीड़ितता काफ़ी अधिक होती है। हमारे घरों में खाना बनाने में उपयोग की जाने वाली पेट्रोलियम गैस, ये जो हम घर में यूज करते हैं ईंधन के रूप में, सिलेंडर जलाते हैं, इसमें कौन सी गैस होती है? एलपीजी, लिक्विफाइंग पेट्रोलियम गैस या द्रवित पेट्रोलियम गैस। और जो ऑक्सीजन सिलेंडर होते हैं जो पेशेंट को दिए जाते हैं, आपने सुना भी होगा, ऑक्सीजन दी जा रही है, और इसमें सब क्या होती है? संपीड़ित गैस होती है। आजकल वाहनों में ईंधन के रूप में संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का यूज होता है। तो इसी के साथ हम पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के विषय में बात कर लेते हैं। पदार्थ में अवस्था परिवर्तन किस प्रकार से होता है? जल हमारे पास एक ऐसा पदार्थ है जो पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस। ठोस के रूप में आपने देखा होगा जो बर्फ की सिल्लियाँ होती हैं वो क्या होती हैं? ठोस, सॉलिड स्टेट। लिक्विड तो आप जानती हैं भाई, पानी तो पीते ही होंगे, जब प्यास लगती है तो क्या करते हैं? पानी पीते हैं। तो पानी किस में? लिक्विड स्टेट में है। और ये जो पानी है, जब इसको हम गर्म करते हैं तो ये वाष्प बन जाता है, ये गैस अवस्था में परिवर्तित होता है। तो जल तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस। अब इनमें तापमान परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ता है? भाई, ठोस के तापमान को बढ़ाने पर उसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने के कारण कण अधिक तेजी से कंपन करते हैं। उष्मा के द्वारा प्रदत्त की गई ऊर्जा कणों के बीच के आकर्षण बल को पार कर लेती है। इस कारण कण अपने नियत स्थान छोड़कर अधिक स्वतंत्र होकर गति करने लगते हैं और एक ऐसी अवस्था आती है जब ठोस पिघलकर द्रव में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे ये बर्फ का टुकड़ा ही है, उसको हमने उष्मा दी तो यह पिघलकर क्या हो जाएगा? द्रव अवस्था में आ जाता है। तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है, वह इसका गलनांक कहलाता है। यानी कि वह ताप जिस पर ठोस पदार्थ पिघलकर
द्रव बन जाता है उसका गलनांक कहलाता है। तापमान की माप केल्विन से सेल्सियस में बदलने के लिए दिए हुए तापमान से 273 घटाना चाहिए। देखिए, आप इस चीज़ को ऐसे समझ लीजिए कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 273 डिग्री केल्विन, यानी कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड 273 डिग्री केल्विन के बराबर होता है। यदि हम कहें कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलें तो आप क्या करेंगे? 10 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273, तो ये कितना हो जाएगा? 283 डिग्री केल्विन। यदि आपको दिया गया है कि 283 डिग्री केल्विन है, इसी डिग्री सेंटीग्रेड में बदलें तो 0 डिग्री का मतलब क्या हो गया? 273, इनकी में कितना हो गया? 0 डिग्री, तो बचा कितना? 10 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हम बात कर लेते हैं वायुमंडलीय दाब पर तापमान जिस द्रव उबलने लगता है उसे उसका क्वथनांक भी कहते हैं। देखिए, जब वह तापमान जिस पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है गलनांक कहलाता है, और वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है वो उसका क्या कहलाता है? क्वथनांक कहलाता है। जल की यह तापमान 273 डिग्री या 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो देखिए, 273 डिग्री सेंटीग्रेड 373 डिग्री केल्विन जो दिया गया है, इसमें से आपने क्या किया? इसको डिग्री सेंटीग्रेड बदलने के लिए 273 डिग्री केल्विन को माइनस कर दिया, तो कितना आ गया? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड या 273 डिग्री केल्विन होता है। अब ये सेंटीग्रेड और केल्विन को बदलने की जो बात आई थी, जैसे 100 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलना है तो क्या करेंगे आप? जैसे मैंने आपको बताया था कि 100 डिग्री में आप 273 डिग्री जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 273 डिग्री केल्विन हो जाएगा। अतः हम ये कह सकते हैं कि तापमान बदलकर हम पदार्थों को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल सकते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। देखिए, अमोनियम क्लोराइड को गर्म करने पर ये सीधा ठोस में बदल जाता है। हाँ, ऐसे पदार्थ, ठोस पदार्थ जो गर्म करने पर, देखिए वैसे अगर किसी ठोस पदार्थ को गर्म करते हैं हम तो किस में बदलता है? द्रव अवस्था में। फिर और गर्म करते जाएंगे, द्रव अवस्था किस में बदल जाती है? गैसीय अवस्था में। लेकिन बहुत से पदार्थ ऐसे हैं जिन्हें गर्म करने पर वो सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे सिंपल सा उदाहरण देते हैं, जैसे आप पूजन में यूज होता है कपूर। कपूर को जब हम जलाते हैं, गर्म करते हैं, वो सीधे द्रव में नहीं बदलता है, सीधे वाष्प बनकर, भाप बनकर उड़ जाता है। द्रव अवस्था में पड़ते हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस और वाष्प ठोस में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो इसमें ऐसे ही हम बात कर लेते हैं वाष्पीकरण। वाष्पीकरण पदार्थ का अवस्था परिवर्तन। तो इस प्रकार से जो हमारा ये लेसन है, इस पे हमने एक नज़र डाली गई है। तो चलिए, इसके बाद फिर हम नेक्स्ट लेसन को लेंगे। धन्यवाद।